गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आज की एप्लीकेशन है रॉकेट प्रोपल्शन। सो टुडेस एप्लीकेशन इज रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन। आपका जो सेटेलाइट्स होते हैं उनको हमें स्पेस में फ़िक्स करना होता है। डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम सेटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। तो आपने स्पाई पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं सेटेलाइट्स को। आज के इस नए दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, इंटरनेट सर्विसेज के लिए, टेलीविज़न की सर्विसेज के लिए हम सेटेलाइट को यूज़ करते हैं। तो सेटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है, जिस व्हीकल को हम यूज़ करते हैं तो सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होती है। तो जो रॉकेट होता है जो यूज़ करते हैं हम आपके सेटेलाइट को प्रॉपर हाइट तक ले जाने के लिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा कि रॉकेट की जब प्रोपल्शन होती है, जब सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को लॉन्च किया जाता है तो उसके रियर पार्ट से, है ना, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, हाई स्पीड के साथ निकलती हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले आपका सिस्टम का लीनियर मोमेंटम ज़ीरो होगा। जैसे उसको इग्नाइट किया जाएगा, रॉकेट को इग्नाइट किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, तो उस स्टेज पे आपकी जो गैसेस हैं उसके अंदर जो फ्यूल होगा वो जलेगा। फ्यूल के जलने से गैसेस निकलेंगी रियर, उसके रियर पार्ट से। और तो जो मोमेंटम इम्पार्ट होगा, आपकी जो गैसेस का, ब्रंट गैसेस का जो मोमेंटम होगा, उतना ही मोमेंटम आपके रॉकेट को मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसी वजह से आपका जो रॉकेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ योर लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ जैसा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आपके रॉकेट का। तो मान लो इस तरह का आपको रॉकेट लगेगा। तो डिफरेंट स्टेजेस मैं यहाँ पे इनिशियली लेट द मास, आपकी जो मास है रॉकेट की, लेट दैट इज m0, और v0 इसकी मान लो इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, शुरू में तो रेस्ट में ही होता है। तो जैसे ही फिर उसके बाद इसको प्रोपेल किया जाएगा, तो किसी इंस्टेंट पे हम इसकी मास, आपकी जो मास है रॉकेट की, वो डिक्रीज़ होती जाएगी। दिस द केस ऑफ वेरिएबल मास। तो रॉकेट की मास आपकी डिक्रीज़ होती जाएगी और इसकी स्पीड आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसके रियर पार्ट से गैसेस निकलेंगी हाई स्पीड के साथ, यूं करके आपकी गैसेस निकलेंगी। तो इनका मोमेंटम होगा, लेट द स्पीड ऑफ द ब्रंट गैसेस वी, इसको कर दिया हमने वी जी, इजंट इट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको रॉकेट को स्पीड मिलेगी इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, लेट दैट स्पीड इज़ वी। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो आपका जो रॉकेट है उसकी मास m है। अब मैं थर्ड स्टेज यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आपकी जो रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है ये जलता चलेगा, तो जलने के साथ इसकी मास जो है दैट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, मास इसकी डिक्रीज होती चलेगी एंड ये रॉकेट गेट्स एक्सेलेटिंग। हाँ, तो ये एक्सेलेट होता चलेगा, its speed goes on increasing with the passage of the time, and its mass goes on decreasing because the fuel is burnt in the form of gases which will come out from the rear part of your rocket. रॉकेट से आपकी गैसेस निकलेंगी। तो आपकी जो मास है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लेट डी एम इज़ द मास ऑफ द फ्यूल दैट इज़ ब्रंट। तो इसकी मास कितनी बन जाएगी, मान लो इसकी शुरू में मास m है, तो dm, तो इसकी मास जो है वो क्या बन जाएगी, m माइनस डी एम। अगर शुरू में इसकी मास, जैसे हमने यहाँ पे सेकंड केस लिया, दिस है फर्स्ट केस, यहाँ पे फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस। तो आपकी जो मास है वो डिक्रीज़ कर जाएगी जितना इसका फ्यूल जलेगा। ठीक है, उतनी ही मास, जितना फ्यूल जलेगा उतनी
आपकी ब्रंट गैसेस होंगी वो बाहर से निकलेंगे, रियर पोर्शन से निकलेंगी स्मोक की फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे जो गैसेस निकलेंगी उसका मास क्या रहेगा, वो भी आपका डीएम होगा, डीएम मास होगा। और आपकी जो स्पीड होगी, जिस स्पीड के साथ गैसेस निकलेंगे उसको हमने वीजी माना है यूँ करके। तो ये आपका जो रॉकेट है उसकी जो स्पीड है दैट विल इंक्रीज़, तो वो इंक्रीज़ की कितने अमाउंट से, लेट डी वी अमाउंट से इंक्रीज़ की, तो इसकी स्पीड होगी वी प्लस डी वी। तो 3 स्टेजेस मैंने शो की है। इन तीनों स्टेजेस के लिए हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज के लिए निकालेंगे हम। तो कहने का मतलब है इट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मास, सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फर्स्ट स्टेज में देखिएगा आपका जो सैटेलाइट होगा वो रेस्ट में होगा, तो इसका मोमेंटम 0। इसका मोमेंटम सेकेंड स्टेज का टोटल मोमेंटम निकालो, दैट शुड बी इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ योर थर्ड स्टेज। किसी को भी आप इक्वेट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं सेकेंड स्टेज की बात कर रहा हूँ। तो सेकेंड स्टेज में लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो जो मैंने नंबर 2 दिया यहाँ पे इस स्टेज के लिए मैं निकाल रहा हूँ। तो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, लीनियर मोमेंटम विल बी मास इनटू वेलोसिटी। मास कितनी है आपके पास, m इज़ द मास, v इज़ द वेलोसिटी, यूँ करके। तो ये बन गया आपका लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉकेट एट टाइम t। सो ये बना लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉकेट, मोमेंटम ऑफ रॉकेट एट टाइम t, एट टाइम t। अब लीनियर मोमेंटम निकालेंगे हम सिस्टम का वेन एवर टाइम प्रोग्रेसेस, टाइम ने प्रोग्रेस किया एंड टाइम बिकम्स t प्लस डी टी। जब इंस्टेंट आपका पास हो गया तो उस स्टेज पे आपका लीनियर मोमेंटम क्या होगा। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम थर्ड स्टेज के लिए निकालेंगे हम लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में आपका रॉकेट भी आ गया, ब्रंट गैसेस भी आ गई, ये बना आपका सिस्टम। सो सिस्टम एट t प्लस डी टी टाइम, इस टाइम पे। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए ज़रा। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास आपका रॉकेट का m माइनस डी एम है, वेलोसिटी इसकी v प्लस डी वी है, प्लस द लीनियर मोमेंटम ऑफ योर किसका होगा, आपका ब्रंट गैसेस का। ब्रंट गैसेस की जो डायरेक्शन है मोशन की वो नीचे की तरफ है, तो साइन यहाँ पे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉकेट जिसको मैंने सर्कल किया, इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज़ तो ये होगी आपके पास m माइनस डी एम, इजंट इट। इसको मल्टीप्लाई किया वेलोसिटी, वेलोसिटी की तरह कंसिडर किया हमने, ये वेलोसिटी कंसिडर किया है। सो तो ये बन गया आपके पास v प्लस डी वी। मास आपकी डिक्रीज़ करेगी, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ करेगी, आपका जो रॉकेट है वो एक्सेलरेट करेगा, इजंट इट। प्लस हो गया आपके पास, हाँ, आपकी जो गैसेस बाहर निकली उसकी मास कितनी है dm, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है उसकी माइनस vg। वेलोसिटी ऑफ ब्रंट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे भी हम कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात करें तो रॉकेट आपका ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा, और आपकी जो ब्रंट गैसेस है वो नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो अब आपके पास नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस, ठीक है, 2 इक्वेशंस हैं। ये भी आपका मोमेंटम हुआ, जैसा लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो आपके पास ये 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। According to law of conservation of linear momentum of the system that remains constant because no external force is acting on the system. सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो आपका लीनियर मोमेंटम किसी भी स्टेज का आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आपके पास बन गया ये m इंटू वी, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरी इक्वेशन आपके पास है m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी, प्लस हो गया आपके पास यहाँ पे dm और ब्रैकेट में है माइनस vg, यूँ करके। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट, तो यहाँ से क्या बनेगा, राइट हैंड साइड इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ और साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा, आपके 2 टर्म्स मिलेंगी। तो ये बन गया m इंटू वी, इजंट इट। और दूसरी के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन है पॉजिटिव, तो ये m इंटू डी वी, वैक्टर नोटेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर dm को मल्टीप्लाई करिए, dm के साथ साइन है नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस वी इंटू डी एम।
तो उसके बाद dm को मल्टीप्लाई करें dv के साथ, तो माइनस रहेगा आपके पास dm dv। dm और dv की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, दो स्मॉल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट मोर स्मॉल क्वांटिटी, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। और लास्ट में टर्म बची आपके पास माइनस, हियर इज dm और ये vg, इजंट इट? सो इट इज़ इक्वल टू m इंटू वी। m इंटू वी कैंसल्स आउट, इसका कंट्रीब्यूशन आपका स्मॉल होगा बिकॉज dm इज़ वेरी स्मॉल, dv इज़ आल्सो वेरी स्मॉल, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? इट्स कंट्रीब्यूशन विल बी ज़ीरो, विल बी निग्लिजिबल स्मॉल। निग्लिजिबल स्मॉल होगा, इसीलिए वी विल निगलेक्ट दिस टर्म, इजंट इट? तो यहाँ से आप देखिए हमारे पास दो टर्म्स हैं, इसमें भी dm है, इसमें भी dm है, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, dm निकल जाएगा कॉमन, तो आपके पास क्या बनेगा? तो आपके पास रहा ये m इंटू डी। तो यहाँ से मैंने माइनस dm निकाल लिया कॉमन, ये टर्म है आपकी पहली और ये दूसरी टर्म है ये, तो यहाँ से क्या बना? माइनस डी एम इज़ टेकन एज अ कॉमन फैक्टर, तो यहाँ से बना वी, सो प्लस वी जी। इस तरह से ये है रिलेटिव स्पीड ऑफ योर ब्रंट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। वी प्लस वी जी, दोनों के बीच में साइन है पॉजिटिव, तो दोनों जब वेन एवर यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का सम, उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है एक ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो दोनों की वेलोसिटी का सम होता है। तो इस केस में भी रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, आपकी ब्रंट गैसेस नीचे की तरफ निकल रही हैं, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी ब्रंट गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू योर रॉकेट, तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास, इसको हम कंसीडर करेंगे u के साथ, इजंट इट? तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इजंट इट? इसको शिफ्ट किया राइट हैंड साइड के लिए, तो क्या बन गया? ये बना आपके पास m, हियर इज़ dv इज़ इक्वल टू, हियर इज़ dm और ब्रैकेट के अंदर v प्लस वी जी, इजंट इट? अब यहाँ पे v प्लस वी जी को मान लिया हमने, v प्लस वी जी इज़ द रिलेटिव स्पीड ऑफ ब्रंट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू योर रॉकेट, इसको मान लिया हमने u, और नेगेटिव साइन इज टेकन इनटू अकाउंट। नेगेटिव साइन मीन्स योर रॉकेट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ मूव करेगा, एंड आपके जो ब्रंट गैसेस होंगी दे विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नेगेटिव साइन इज टेकन इनटू अकाउंट। तो आपके पास क्या बन गया ये? सो इफ़ इट इज़ टेकन लाइक दैट, तो आपके पास बना ये m, ये बन गया dv इज़ इक्वल टू माइनस साइन के साथ माइनस u, इसको इसकी वैल्यू होगी माइनस u, है ना, सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने, सो माइनस u इंटू ये बन गया आपके पास dm, तो ये रहा आपके पास, इजंट इट? इसके बाद हाँ थोड़ा सा हमें निकालना है एक्चुअली कि आपका जो रॉकेट है उसके ऊपर कितना एक्सेलेरेशन निकला, कितना एक्सेलेरेट हुआ, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालेंगे, वेलोसिटी की वैल्यूज़ निकालेंगे, और थोड़े से पैरामीटर्स और निकालेंगे। तो ये पैरामीटर निकालने के लिए थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ से m को शिफ्ट किया मैंने राइट हैंड साइड, तो ये बना आपके पास dv इज़ इक्वल टू माइनस u, ये बन गया dm अपॉन m, ठीक है? अब यहाँ से देखिए ज़रा, ये बना आपका पेरेंट एक्सप्रेशन है, ये दिस इज़ पेरेंट एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से हम एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटीज़ को dt से डिवाइड करेंगे तो आपका एक्सेलेरेशन हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स निकल जाएगी, तो इस एक्सप्रेशन को हम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हाईलाइट, ठीक है? ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे बाद में, तो इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है? अब यहाँ से हम निकालेंगे कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका जो रॉकेट होगा उसकी स्पीड कितनी होगी, तो ये निकालने के लिए मैं यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस लगा रहा हूँ, तो हम इंटीग्रेट करेंगे एक्चुअली इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस लगा रहा हूँ मैं, या बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं इनको हम, इनिशियल कंडीशंस या कंडीशंस लगा रहा हूँ मैं, इम्पोज कर रहा हूँ डिफरेंट टाइम के लिए, तो वैल्यू क्या होगी व्हेन एवर टाइम इज़ ज़ीरो। देखिए ज़रा, तो यहाँ देखिए ज़रा, आपके पास वेरिएबल कौन कौन से हैं? नंबर एक, आपके पास एक वेरिएबल आपका dv है, एक वेरिएबल आपका dv है, दूसरा वेरिएबल आपका मास है, तो ये वैल्यू चेंज करेंगी, तो पहला केस बना वेन एवर t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो व्हेन t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उस स्टेज पे देन नंबर वन v की वैल्यू हमने कंसिडर की v नॉट, लेट द वैल्यू ऑफ v इज़ कंसिडर एज v नॉट, हमने v को v नॉट कंसिडर कर लिया, इजंट इट? तो इस तरह से आएगा। फिर आपका जो m है एंड m, जो मास लिया हमने रॉकेट का, लेट दैट इज m नॉट, उसकी वैल्यू हमने m नॉट कंसिडर की। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम ना लिखें तो बाद में हम इसको कर देंगे, तो वेक्टर साइन को हम ड्रॉप कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? फिर दूसरा बना व्हेन एवर t इज़ इक्वल टू t, देन स्पीड
देन v की वैल्यू जो आपका वेरिएबल है वो वैल्यू ले ली हमने v के बराबर, एंड मास की वैल्यू ले ली m इज़ कंसिडर्ड एज m के बराबर। तो इंटीग्रेट करेंगे जो आपका जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट किया हमने इसको इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 3, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को मैंने इंटीग्रेट किया तो ये बना आपके पास, तो ये इंटीग्रेट किया मैंने dv, ठीक है। ये वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम v नॉट टू v, इजंट इट, इज इक्वल टू, मैंने वेक्टर नोटेशन को हटा दिया, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो माइनस u, सो u और यहाँ पे m आपका चेंज कर रहा है, m नॉट टू m, और यहाँ पे आया आपके dm अपॉन m। अब देखो इसका इंटीग्रल क्या होगा। इसका इंटीग्रल आपका होगा लिमिट्स वेरी फ्रॉम v नॉट टू v, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो v नॉट v रेज टू पावर 0 इंटू डी वी, ठीक है। सो माइनस ये तो स्पेशल फार्मूला dx अपॉन x, द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x, तो नेचुरल लॉग x होता है, तो यहाँ पे तो सीधा आ जाएगा, तो ये बन गया आपके पास dm अपॉन m इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन m, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू m। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगा आपका नेचुरल लॉग m, इसका हाँ नेचुरल लॉग m। तो नेचुरल लॉग के लिए मैंने e, इसका बेस लगा दिया e, और यहाँ पे लिमिट्स मैंने लगा दी m नॉट टू m, इजंट इट, इस तरह से। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपका dv का इंटीग्रल सिर्फ v होता है। अगर आप थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख रहा हूँ, v की पावर में एक ऐड किया, सो v की पावर में एक ऐड किया तो 0 + 1 हो गया 1, डिवाइड बाई जो पावर बनी उससे डिवाइड कर दिया, तो साथ में लगा दी लिमिट्स, तो ये लिमिट्स लगी आपके पास v नॉट टू v इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आप यूज़ कर लो लिमिट्स, अपर लिमिट ये बनकर नेचुरल लॉग m माइनस नेचुरल लॉग m नॉट, ये जो नेगेटिव साइन है इसको आप यूज़ कर लो ब्रैकेट के अंदर, और लेफ्ट हैंड साइड में भी आप लिमिट्स को यूज़ करिए। लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ किया, लिमिट्स को यूज़ किया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है आपके पास v माइनस v नॉट, लिमिट्स को यूज़ किया, इजंट इट। जो नेगेटिव साइन है इसको ले गया मैं अंदर, तो ये पहली टर्म हो जाएगी नेगेटिव और दूसरी टर्म नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये बन गया आपके पास u, तो ये बन गया आपके पास जो पॉजिटिव हो जाएगा वो हो जाएगा नेचुरल लॉग m नॉट पॉजिटिव माइनस नेचुरल लॉग m, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव साइन व्हेन एवर टेकन इन। अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला है log a माइनस log b, इसकी वैल्यू होती है log a अपॉन b, इसी फार्मूले को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन गया आपके पास u log नेचुरल लॉग m नॉट डिवाइडेड बाई m, ठीक है। तो ये आया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड v माइनस v नॉट, ठीक है। तो v की वैल्यू, v इज द स्पीड ऑफ योर रॉकेट एट एन इंस्टेंट टाइम t, जब टाइम t है तो स्पीड कितनी होगी आपकी, v नॉट है इनिशियल स्पीड, इजंट इट। इनिशियल स्पीड आप इनिशियल स्टेज को हम कंसिडर करते हैं, वहाँ पे आपकी रॉकेट की स्पीड 0 होती है, तो यहाँ से v इज़ इक्वल टू, तो आप किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड निकाल सकते हो रॉकेट की जिसको हमने लॉन्च किया, ठीक है। तो ये आया आपके पास एक्सप्रेशन, देखिए ज़रा, तो ये वेरिएबल मास का केस है, सो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ योर रॉकेट एट एन इंस्टेंट, सो इट इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, इट इज़ इक्वल टू v नॉट इनिशियल स्पीड प्लस u क्या है, u इज़ द स्पीड ऑफ योर ब्रंट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो ये रिलेटिव स्पीड है एक्चुअली ब्रंट गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, फिर नेचुरल लॉग m नॉट बाई m नॉट क्या है, इनिशियल मास, जब शुरू में लॉन्च करने से पहले जो मास है आपकी रॉकेट की वो है m नॉट, डिवाइड बाई m इज़ द मास ऑफ योर रॉकेट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी मास कितनी होगी रॉकेट की, तो ये वैल्यू है आपके पास, इजंट इट। अगर आपके पास v नॉट की वैल्यू 0 है, इफ़ तो कंडीशन लगा दी मैंने, इफ़ v नॉट इज़ इक्वल टू 0, तो आपके पास सलेशन हो गया v इज़ इक्वल टू u, ये हो गया आपके पास नेचुरल लॉग m नॉट डिवाइड बाई m, तो आपकी जो स्पीड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, ठीक है। सो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लॉग ये m नॉट डिवाइड बाई m, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो फैक्टर के ऊपर। तो ये है आपकी, दिस इज़ नोन एज, जो आपका जो एक्सप्रेशन है
तो दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप वैल्यूज़ यूज़ करेंगे इसमें सीधे ही, तो आपकी वैल्यू सीधी वैल्यू निकल आएगी। तो दो रिलेशंस निकले यहाँ पे, एक रिलेशन निकाला हमने, ये इक्वेशन नंबर 4 बोलो उसको, और ये इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों से निकल जाएगी। एक केस हमने वो केस लिया जब आपकी इनिशियल स्पीड आपकी रॉकेट की 0 है, और दूसरा केस वो है जब इनिशियल स्पीड हमने कंसिडर किया उस स्टेज पे। तो आपकी जो स्पीड ऑफ रॉकेट है एट एन इंस्टेंट इट डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, एग्जॉस्ट स्पीड यू ऑफ द गैसेस विद रिस्पेक्ट टू योर रॉकेट। सेकेंड, ये डिपेंड करती है लॉग ऑफ द रेशो ऑफ इनिशियल मास टू द इंस्टेंटेनियस मास ऑफ योर रॉकेट, नेचुरल लॉग होगा दोनों का। सो अब निकालेंगे हम, इसके बाद निकालेंगे हम अप थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। नेक्स्ट इज अप थ्रस्ट, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगी जब जैसे ही इग्नाइट किया जाएगा आपके रॉकेट को, तो ब्रंट गैसेस, जो गैसेस हैं वो बाहर निकलेंगी फ्यूल के जलने से। जब उसके इंजन को ऑन किया जाएगा तो उन गैसेस का जो मोमेंटम है वो मिलेगा हम आगे की तरफ। तो एक सेकंड में मोमेंटम में कितनी चेंज होती है, दैट इज फोर्स। फोर्स इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नथिंग एल्स। तो एक सेकंड में व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, व्हाट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज नथिंग बट दैट इज द फोर्स विच इज बीइंग इम्पार्टेड टू योर रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगी ब्रंट गैसेज जो नीचे की तरफ निकली हाई स्पीड के साथ, तो उसको कहेंगे, जो ऊपर की तरफ जो फोर्स निकलेगी उस फोर्स को बोलेंगे अप थ्रस्ट। सो अप थ्रस्ट इज, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए जरा, तो फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चाहिए हमें। तो अप थ्रस्ट ऑन रॉकेट, देखो वेरी सिंपल टॉपिक ऑन द रॉकेट। तो सबसे पहले एक पेरेंट एक्सप्रेशन लिखा था, देखिए ज़रा मैंने ऊपर, इस एक्सप्रेशन को हम यूज़ करेंगे, हमारे पास डी की वैल्यू है। तो द वैल्यू ऑफ डी इज़, हम री राइटिंग दिस एक्सप्रेशन अगेन, डी वॉज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, डी वॉज इक्वल टू माइनस यू, और यहाँ पे था डी एम बाई एम, ये एक्सप्रेशन था आपके पास। लेट मी चेक दिस रिलेशन वंस अगेन। सो ऑफ कोर्स माइनस यू डी एम बाई एम, यस इट इज़ द एक्सप्रेशन। अब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डी टी। तो इसको डिवाइड करिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डी टी, डी टी से दोनों साइड को डिवाइड किए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डी टी, डी टी से हमने डिवाइड किया। देयरफॉर क्या बना आपके पास, डी वी अपॉन डी टी, वेक्टर नोटेशन में पे नहीं लिख रहा हूँ मैं, माइनस यू। सो ये बन गया, m को मैंने आगे यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे बना डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी इज़ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ योर रॉकेट। आपका जो रॉकेट है उसके अंदर जो फ्यूल है, जैसे जैसे वो इग्नाइट करेगा, जैसे जलते चलेगा, आपका रॉकेट ऊपर मूव करता चलेगा, उसका रॉकेट का फ्यूल जलता चलेगा और वो ब्रंट गैसेस के फॉर्म में बाहर निकलता चलेगा। तो आपका जो मास है रॉकेट की वो डिक्रीज़ होती चलेगी। जैसे आपने किसी बाइक में, किसी स्कूटर में पेट्रोल डलवाया होता है, तो जैसे जैसे पेट्रोल, उसकी मास कितनी होगी आपकी बाइक की, आपकी स्कूटर की, तो मास ऑफ योर स्कूटर ऑफ बाइक प्लस द मास ऑफ फ्यूल। जैसे जैसे फ्यूल आपका जलता चलेगा वैसे वैसे उसकी मास भी रिड्यूस होती चलेगी, इज़न्ट इट। यही केस यहाँ पे है कि आपका जो रॉकेट है उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती है, तो उसमें फ्यूल भरा होता है, तो आपका जैसे जैसे फ्यूल आपका जलेगा, निकलेगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ योर ब्रंट गैसेस, तो उसकी मास, दैट द मास ऑफ योर रॉकेट दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, मास आपकी डिक्रीज होती जाएगी। बस मास डिक्रीज करेगी तो वो एक्सेलरेट होता चलेगा, इज़न्ट इट। तो डी वी अपॉन डी टी इज़ एक्सेलेशन। तो यहाँ से आया आपके पास एक्सेलेशन, तो डी वी अपॉन डी टी इज़ एक्सेलेशन इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन एम, और ये हो गया आपके पास डी एम अपॉन डी टी। इस एम को इधर ले आइए, तो क्या बन गया ये एम इंटू ए। सो मास इंटू एक्सेलेशन इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। ये निकल गया, ये निकली आपके पास अब थ्रस्ट, दिस ऑफ थ्रस्ट, इजंट इट। अगर वेक्टर फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो ये बन गया फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेशन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिखेंगे इसको, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस यू, हियर इज dm by dt. dm by dt is a scalar quantity, therefore you need not to use arrowhead over it. इसके ऊपर आपको arrowhead लिखने की ज़रूरत नहीं है because it's a scalar quantity. So ये निकली आपकी, what is this? It is, इसको बोलेंगे हम instantaneous force. This is called instantaneous force. This is instantaneous force, and its value comes out to be minus u. Here is dm by dt, isn't it? तो ये निकला आपके पास। अब एक और स्पेशल केस, जब आपका जो रॉकेट है ना प्रॉपर हाइट पे ऊपर पहुंच जाएगा, तो उसका जो सारे का सारा फ्यूल है वो जल के बाहर निकल जाएगा और उसका सिर्फ कंटेनर रहेगा,
ठीक है। फिर उसको जो आपका सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट को जब वो उसके प्रॉपर हाइट पे पहुंच गया तो उसको थोड़ा सा पुश किया जाता है, प्रॉपर वेलोसिटी के साथ उसको स्पेस में पुश किया जाता है। फिर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ उसको पुश किया जाएगा और वो आपके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देगा, इज़न्ट इट। तो उस स्टेज पे जब आपका सारे का सारा फ्यूल जो है वो जल जाएगा, तो आपका जो रॉकेट होगा उसकी जो स्पीड होगी उसका स्पेशल नेम है ब्रंट आउट स्पीड। सो ब्रंट आउट स्पीड इज़ द स्पीड ऑफ योर रॉकेट वेन एवर होल ऑफ द फ्यूल इज़ ब्रंट। जब सारे का सारा रॉकेट जो है, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है वो जल जाएगा, तो उस स्टेज पे आपका जो स्पीड होगी, दैट द स्पीड इज कॉल्ड ब्रंट आउट स्पीड। ब्रंट आउट स्पीड, ब्रंट आउट स्पीड ऑफ योर रॉकेट, ऑफ रॉकेट, इजंट इट। इसको बोलते हैं वी बी, इजंट इट। तो कैसे निकलेगी वैल्यू, देखो इस केस में बिल्कुल सिंपल सा केस है। जो वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली है ना, इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये वैल्यू है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, इस वैल्यू को देखिए ज़रा, इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी जो मास है वो मास ऑफ कंटेनर हो जाएगा। ये जो मास है ये चेंज हो जाएगा, बाकी आपका रिलेशन तो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन बन जाएगा, देखिए ज़रा। तो ब्रंट आउट स्पीड इज, जो मास है आपका कंटेनर का, रॉकेट का, वो मास ऑफ कंटेनर रह जाएगा, बाकी फ्यूल तो जल गया। तो यहाँ से वी बी की वैल्यू हो जाएगी, वी वी विल बी, इट इज़ इक्वल टू यू नेचुरल लॉग, हियर इज एम नॉट अपॉन एम सी। व्हाट इज एम सी? एम सी इज द मास ऑफ योर कंटेनर ऑफ योर रॉकेट। जो रॉकेट रह गया उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे कंटेनर यहाँ पे शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इस रिलेशन को, इस आर्टिकल को करेंगे, इजंट इट। अब एक क्वेश्चन मैं आपके यहाँ लेता हूँ, सो यू मे राइट द क्वेश्चन। तो रॉकेट बर्न्स, यू मे राइट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। सो ए रॉकेट बर्न्स, रॉकेट, सो बर्न्स, बी यू आर, बर्न्स 0.5 kg of fuel, kg of fuel, kg of fuel per second। एक सेकेंड में आपका कितना फ्यूल जल रहा है? सो इट इज़ 0.5 kg। सो इजेक्टिंग, इजेक्ट कर रहा है, इजेक्टिंग, इजेक्टिंग इट एज गैसेस, गैसेस के रूप में उसको इजेक्ट करेगा विद स्पीड, विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ 1600 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड है relative to the rocket। u की वैल्यू देखिए, relative to the rocket, to the rocket। how much force, very simple question, how much force, how much force is exerted, is exerted on the rocket, on the rocket, number one question। so also calculate, also calculate, also calculate the velocity attained, the velocity attained, formula based question ही है, by the rocket, by the rocket। तो हमें एक v की वैल्यू निकालनी है, दूसरी हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो फोर्स की वैल्यू देखिए ज़रा, हमने एक्सप्रेशन किया था, फोर्स इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, इजंट इट। सो लेट मी रेक्टिफाई इट। सो माइनस यू डी एम बाई डी टी ये था। और दूसरी वैल्यू v की वैल्यू निकालनी हमें, v इज़ इक्वल टू वी नॉट प्लस u नेचुरल लॉग, अभी किया था हमने, एम नॉट डिवाइड बाई एम, ठीक है। फिर यहाँ पे है अटेन्ड बाई द रॉकेट, आल्सो कैलकुलेट द, हाँ तो यहाँ पे लिखा एक क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ। सो व्हेन इट्स मास, है ना, व्हेन इट्स मास, व्हेन इट्स मास, मास reduces to, reduces to 1/200th of its initial mass, of its initial mass। very simple question, isn't it। तो ये चीज़ें हमें, what we have to do is, your question is a rocket burns 0.5 kilogram of fuel per second, है ना। सो पर सेकेंड, सो यहाँ पे पर सेकेंड कर दिया मैंने। इजेक्टिंग इट एज
गैसेस के फॉर्म में उसको इजेक्ट करेगा विद अ वेलोसिटी, सो विद अ वेलोसिटी, विद यहाँ पे विद इज मिसिंग, विद अ वेलोसिटी of 1600 meter per second relative to the rocket, how much force is exerted on the rocket, and also calculate the velocity attained by the rocket when its mass is reduced to 1/200th of its initial mass. Very simple question. Now, तो कैसे प्रोसीड करेंगे? इसमें सबसे पहले दिया रॉकेट बर्न्स 0.5 kg ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, तो इसका मतलब dm/dt की वैल्यू दे रखी है ये, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ योर मास दैट इज गिवन टू यू पर सेकेंड, dm/dt, ये मतलब हुआ इस चीज़ का, इट इज़ इक्वल टू 0.5 kg पर सेकेंड, दिस इज द वैल्यू, इजंट इट? फिर u की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ u इज़ गिवन टू यू, जो आपकी गैसेस निकल रही हैं, सो u इज़ गिवन टू 1600 मीटर पर सेकेंड, ऐसा इस सिस्टम में सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं. सो फोर्स तो बिल्कुल ही सिंपल निकल गया, फोर्स इज इक्वल टू माइनस, सो u माइनस u, ये फॉर्मूला आपके पास dm/dt, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटीज, सो देयरफॉर माइनस u, द वैल्यू ऑफ u इज गिवन टू you, so it is 1600, isn't it? dm/dt is given to us, it is isn't it? तो ये बन गया आपके पास 800 न्यूटन. इफ़ यू मल्टीप्लाई इट 16 5s are 80, तो ये हो गया आपके पास 800 न्यूटन, दिस फोर्स. अब सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट 2, तो हमें स्पीड की वैल्यू निकालनी है. तो हमें व्हाट वी हैव टू डू इज़ v इज़ इक्वल टू v नॉट प्लस, यहाँ पे क्या होगा u log, here is m नॉट बाई m, नेचुरल लॉग ऑफ कोर्स इट इज. तो क्वेश्चन में दिया है कि also calculate the velocity attained by the rocket when its mass reduces to, mass reduce करेगी, mass reduces to 1/200th of initial mass, ये वैल्यू दे रखी है आपके पास, this value is given to you. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो ज़रा, ये वैल्यू हमें चाहिए m नॉट, देखिए इस रिलेशन को देखिए, हमें ये वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू को सीधे निकाल देंगे, इसको ले जाएंगे इधर, इसको ले जाएंगे इधर, तो क्या बन जाएगा ये. सो फ्रॉम हियर, सो व्हाट वी हैव, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से m नॉट बाई m की वैल्यू कितनी होगी, इट इज़ 200. u की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ u इज़ गिवन टू यू, ये वैल्यू हमें निकल गई. सो v नॉट की वैल्यू, लेट v नॉट इज़ 0 है ना, इनिशियल स्पीड आपकी मान लो 0 है, देयरफॉर व्हाट वी हैव, तो आपके पास बन गया ये v इज़ इक्वल टू v नॉट प्लस u लॉग, हियर इज़ m नॉट बाई m, इसमें वैल्यू यूज़ करेंगे हम, v नॉट की वैल्यू 0, u की वैल्यू 1600, अभी दिया हमने वैल्यू u, ऊपर हमने यूज़ किया, फिर नेचुरल लॉग m नॉट बाई m, इसकी वैल्यू है 200, इजंट इट? तो ये नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपका जो बेस है लॉग का वो कन्वर्ट हो गया 10 में 200. तो अब इसका लॉग, इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू 2.36 और एब्सिसा हमें निकालना पड़ेगा, सो इट इज़ इंटू 1600, सो 3 डिजिट सेंस में तो 2 पॉइंट, हाँ, तो 20 को देखेंगे 0 के नीचे और 0 का डिफरेंस, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, इट इज़ वेरी सिंपल 3010, इजंट इट? तो इसको कैलकुलेट करें हम, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 8.48, हाँ, सो किलोमीटर पर सेकेंड. तो ये स्पीड आ गई आपके पास. अगर मीटर में, जैसे आप मीटर में वैल्यू निकलेगी, मीटर पर सेकेंड में वैल्यू निकलेगी, तो 8478.7 मीटर पर सेकेंड आपकी वैल्यू आएगी. 1000 से डिवाइड कर दिया, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 8.48 किलोमीटर पर सेकेंड. तो ये था आपके पास क्वेश्चन. अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल. देखो आपके कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, फिर भी वो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इसका मतलब क्या है, जो फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम आपका 0 होगा. तो ऐसी फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट द सेम, एक सिंपल पॉइंट, एक सेम पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं फोर्सेस, और उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है अगर वो 0 है, तो उन फोर्सेस को बोलेंगे हम कॉन्करेंट फोर्सेस. क्या बोलेंगे इसको हम, these forces are called concurrent forces. The forces which are originating, which are acting on the same point से, ठीक है, and their vector sum is 0, उनका वेक्टर सम अगर 0 है, उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम,
उन फोर्सेस को बोलेंगे हम कॉन्करेंट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल देखिए ज़रा, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये आपके पास मान लो ये एक फोर्स मैंने शो की, ये दूसरी फोर्स मैंने शो की, लेट इट इज़ F1 फोर्स, ये F2 फोर्स, सो हियर इज़ F2 फोर्स, और यहाँ पे आपके पास ये F3 फोर्स नीचे की तरफ है। तो इन तीनों फोर्सेस का सम अगर देखो यहाँ से शुरू हुई तीनों फोर्सेस, लेट दिस पॉइंट इज O, तो O पे एक्ट करें, वी हैव 3 फोर्सेस एंड ये 3 फोर्सेस हैं, इनका जो वेक्टर सम है दैट इज 0। तो इसको करने के तरीके देखिए ज़रा, डिफरेंट तरीके हैं। सो F1 प्लस F2 प्लस F3 दैट शुड बी इक्वल टू 0, तभी बोलेंगे इनको कॉन्करेंट फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी तभी आपका जो पार्टिकुलर सिस्टम है वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी डू इज, सबसे पहले हम F1 और F2 का वेक्टर सम निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं डिफरेंट कलर के साथ इसको कर रहा हूँ। तो F1 का जो हेड है यहाँ पे है, यहाँ पे मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँगा इसके बिल्कुल पैरेलल, यूँ करके देखिए ज़रा, यूँ करके पैरेलल, यूँ करके ड्रॉ करूँगा। और यहाँ पे इसके पैरेलल में यहाँ पे करूँगा यूँ करके, तो हमें क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम मिलेगा, ये बनेगा इन दोनों का रिजल्टेंट यूँ करके। तो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। सो तो इसके पैरेलल में जो F2 के पैरेलल में पैरेलली शिफ्ट किया इसको, जैसे कि यूँ करके हमने ड्रॉ किया इसको, और F1 के पैरेलल में यहाँ पे सीधे वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, यूँ करके कर लो उसको। अगर डॉटेड लाइन में करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये बना आपके पास, ये डायगोनल बना, देखिए ज़रा, ये जो डायगोनल है, डायगोनल इज़ द वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू F1 प्लस F2। तो F3 फोर्स जो है देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ क्लियर है कि F1 प्लस F2 जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, और दैट इज़ बैलेंस्ड बाय F3 फोर्स। तो यहाँ से क्या होगा, सो यहाँ से बनेगा आपके पास F1 प्लस F2 दैट इज़ इक्वल टू, हाँ, F1 और F2 ऊपर की डायरेक्शन में, F3 आपकी नीचे की डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन इज टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज ऑफ इट्स अपोजिट डायरेक्शन, इजंट इट। सो F3, अब इसको शिफ्ट करिए आप लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा, F1 प्लस F2, इस तरह से हमने प्रूव किया, देखो, प्लस F3 इज इक्वल टू 0। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हम पॉलीगन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं F1 को ड्रॉ कर रहा हूँ, इजंट इट। F1 फोर्स लिया मैंने, देखिए ज़रा, मान लो F1 फोर्स है, इसकी डायरेक्शन को चेंज किए बिना F1 फोर्स ऐसे रखा मैंने, लेट इज F1 फोर्स, ठीक है। और F2 फोर्स को F2 को हमने डिस्प्लेस किया विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, ये F2 फोर्स है। और जो F3 फोर्स है उसको बिना डिस्टर्ब किए, इजंट इट, उसको भी बिना डिस्टर्ब किए हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। तो इसको बिना डिस्टर्ब किए, लेट मी, आपका जो F1 है उसको थोड़ा सा मुझे एनलार्ज करना पड़ेगा। सो तो F1 फोर्स ऐसे आएगी आपकी, तो थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया मैंने इसको यूँ करके, ठीक है। तो ये बना आपके पास, देखिए ज़रा इस तरह से आपके वी हैव 3 फोर्सेस, F1 F2 F3। तो तीनों जो फोर्सेस हैं वो किस में हैं, 3 फोर्सेस आर इन द सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर में होंगी तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आप अप्लाई करोगे तो इनका वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से आपके पास n फोर्सेस हैं, तो अगर n फोर्सेस होंगी उन सभी को हम ऐड करेंगे तो उनका वेक्टर सम अगर 0 आएगा तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, अब कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम बात करेंगे। तो ये तरीका है, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। तो 2 मेथड है, एक तरीका ये है और दूसरा मेथड ये है कि आपने फोर्सेस को डिस्प्लेस किया और सेम ऑर्डर में फोर्सेस आई तो उनका सभी का वेक्टर सम क्या होगा, चाहे वो किसी भी शेप में है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की फॉर्म में है, पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन की फॉर्म में, अगर सेम ऑर्डर में होंगी तो रिजल्टेंट सभी का 0 होगा, इजंट इट। तो अब है कंडीशन फॉर बॉडी, कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स की फॉर्म में क्या होगा, देखिए ज़रा। तो कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम फोर्स को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, जो जो फोर्सेस लग रही हैं तो उन सभी फोर्सेस का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, ठीक है। जैसे आपके पास फोर्सेस हैं, देखिए ज़रा, मान लो कोई सिस्टम है उसके ऊपर n फोर्सेस लग रही हैं, सभी का वेक्टर सम कितना है, 0 है। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस 1 सो फोर्थ n फोर्सेज एक्ट करें किसी सिस्टम के ऊपर यूँ करके,
तो F1 के 3 कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट, Z कंपोनेंट। तो कैसे लिखेंगे हम, F1XI प्लस F1YJ, ये J कंपोनेंट F1ZK, ये निकले, ये लिखा मैंने F1 को, प्लस F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 की वैल्यू होगी F2XI प्लस F2YJ प्लस F2ZK, ये होंगे इसके 3 कंपोनेंट्स। इसी तरह से चलता चलेगा प्रोसेस और लास्ट में आएगा आपका Fn। तो Fn को लिख रहा हूँ मैं FNXI कैप प्लस FNYJ कैप प्लस FNZK कैप, दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम तो ये 0। अब क्या करेंगे हम, I के कोफिशिएंट एक ब्रैकेट में, J के दूसरी ब्रैकेट में और K के कोफिशिएंट्स अलग ब्रैकेट में इकट्ठे कर लो। देयरफॉर व्हाट वी हैव, तो आपके पास बन जाएगा ये F1X प्लस F2X प्लस सो ऑन सो फोर्थ, ये बन जाएगा FNX एक ब्रैकेट में इंटू आई कैप प्लस जे के कंपोनेंट्स F1Y प्लस F2Y प्लस F3Y प्लस सो ऑन सो फोर्थ, ये बन गया FNY, इजंट इट। सो यहाँ पे आ गया जे कैप प्लस लास्ट में होगा आपके पास F1Z प्लस F2Z प्लस F3Z प्लस ऑन सो फोर्थ प्लस FNZ और यहाँ पे K कैप, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होगा, जब I के इंडिविजुअल कोफिशिएंट 0 के बराबर, J के इंडिविजुअल कोफिशिएंट 0 के बराबर और K के इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स आपके 0 के बराबर होंगे। तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी ये। तो आपके पास बन गया F1X प्लस F2X प्लस सो ऑन सो फोर्थ, हियर इज FNX दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इंडिविजुअल कोफिशिएंट ऑफ I, दैट इज इक्वल टू 0। उसी तरह से J के कोफिशिएंट्स, तो ये बन गया आपके पास F1Y प्लस F2Y प्लस सो ऑन सो फोर्थ, यहाँ पे बन गया FNY इज इक्वल टू 0। तीसरा Z, सो F1Z प्लस F2Z प्लस वन सो फोर्थ FNZ दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से इंडिविजुअल कोफिशिएंट आपके। तो इसका मतलब जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में होगा तो इस तरह की स्टेज बनेगी। अब देखो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अगर हम पॉलीगन ड्रॉ करने की कोशिश करें, लेट ये बन गया, इसके ऊपर यहाँ पे मैं यहाँ पे हेक्सागोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में मैं इसकी डायरेक्शन को सो लेट मी, इस तरह से सिचुएशन होगी। तो एरो हेड गलत लगा है, यूं करके सेम ऑर्डर पे लेना अपने वेक्टर्स को। लेट हियर इज F1 फोर्स, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, सो ऑन सो फोर्थ चलते गए, और ये Fn फोर्स है। इन सभी के कंपोनेंट्स X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट, Z कंपोनेंट, सभी का सम क्या होगा, 0 होगा। दूसरा तरीका ये भी है कि हम फोर्सेस को क्या करें, रिजॉल्व कर लें, उसको साइन और कोसाइन कंपोनेंट्स लिखें, फिर X कंपोनेंट इंडिविजुअली 0 होंगे, आपके Y कंपोनेंट इंडिविजुअली 0 होंगे। तो अगर उस तरह से करने की कोशिश करें तो किस तरह से आपका ये आर्टिकल होगा, देखिए ज़रा। 3 फोर्सेस जैसे अभी हमने ऊपर ड्रॉ किया था, मान लो ये एक फोर्स, ये दिस इज सेकंड फोर्स, ये यूं करके, और तीसरी फोर्स हमने यूं करके ड्रॉ किया था, ठीक है। तो अब ये जो फोर्सेस हैं, F1 है, ये मान लो F1 फोर्स, ठीक है। लेट इट इज मेकिंग, ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस है, दिस योर एक्स एक्सिस, इजंट इट। ये मान लो आपकी वाई एक्सिस है, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस योर वाई एक्सिस। तो F1 जो है, लेट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ बीट, ये एंगल बना रहा मान लो आपका बीटा, और ये जो F2 है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फ़ा, ये अल्फ़ा एंगल बना रहा। आपका जो F3 है वो तो वाई डायरेक्शन में है, इजंट इट, उसको एक ही कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट इसका 0 होगा।
अब यहाँ से F1 को मैं रिजॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। F1 के होंगे दो कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ से क्या करेंगे, इसको मैंने रिजॉल्व किया, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूँ करके बनेगा। तो इसकी वैल्यू होगी F1 साइन ऑफ बीटा, ऊपर की तरफ होगी इसकी। तो ये भी यहाँ से ऊपर की तरफ देखो, इसके पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी F1, F1 बीटा। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू, तो इस वैल्यू को लिख रहा हूँ मैं यूँ करके, F1 साइन ऑफ बीटा ये। और ये जो बेस है आपका, है ना, ये बेस है, तो इसकी वैल्यू होगी F1 कॉस ऑफ बीटा, ये वैल्यू। अब देखिए F2 को हम रिजॉल्व करना है, ये कंपोनेंट है आपका F2 कंपोनेंट, इसके ये यहाँ से मैंने ये ड्रॉप किया, नॉर्मल ड्रॉप किया, तो इसको रिजॉल्व किया, ये बना आपका हाइपोटेन्यूज की, ये थीटा अल्फा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर के साथ जाएगा साइन अल्फा, और ये बनेगा आपका कॉस ऑफ अल्फा आएगा इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ज़रा, इसकी वैल्यू हो गई, तो पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज़ F2 कॉस ऑफ अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू जो ऊपर वाला कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू की F2 साइन ऑफ बीटा। ये एक्चुअली यूँ करके आएगा, यूँ करके ये ऊपर की तरफ ऐसे, तो ये इसकी वैल्यू होगी F2 साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ये इसके पैरेलल है, देखिए ज़रा, इसके पैरेलल है यहाँ पे, इसके पैरेलल में मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो इसकी वैल्यू भी उतनी होगी। तो यहाँ पे लिखा मैंने F2 साइन ऑफ अल्फ़ा। अब हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, क्योंकि आपका सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में है, तो पहले आपका एक्स कंपोनेंट, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो ये बना सबसे पहले, पहली इक्वेशन बनी आपके पास F1, इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको नेगेटिव है ना, तो ये बना F2 कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1 कॉस ऑफ बीटा। तो इसको ले आइए लेफ्ट हैंड साइड, तो F2 कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस F1 कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स कंपोनेंट हो गया इंडिविजुअल 0, इजंट इट, ये बनी वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू। हाँ, दूसरा कंपोनेंट वाई कंपोनेंट देखिए ज़रा, वाई कंपोनेंट देखिए ज़रा, आपके पास ये है ऊपर की तरफ, ये है आपके ऊपर की तरफ, और ये है आपका नीचे की तरफ। तो यहाँ से क्या आएगा, ये बनेगा ऊपर वाले जो कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली, तो ये बनेगा आपके पास ऊपर वाला F1 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस F2 है ये, F2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस F1 साइन ऑफ बीटा, दैट इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, F3 के बराबर। हाँ, यहाँ पे प्लस साइन कर दो, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन। सो इस तरह से, तो ये वैल्यू बन गई आपके पास, एग्जैक्टली बराबर है ना। तो इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर ये बन जाएगा आपके पास, जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये बन गया आपके पास F2 कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस F1 कॉस ऑफ बीटा प्लस है ये, हाँ प्लस है, इट इज़। सो इसी इक्वेशन को लिखना है, इसी इक्वेशन को मैं ऊपर वाली इक्वेशन को लिखने लग गया। सो F2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस F1 साइन ऑफ बीटा माइनस F3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से होगा इन सभी का। तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, डायरेक्शन का ध्यान देना है आपने, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो नेगेटिव साइन लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया ऊपर, यहाँ पे F2 कॉस ऑफ अल्फ़ा ये गया ऊपर को, ये गया इधर को, लेफ्ट राइट हैंड साइड आपकी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, और F1 कॉस अल्फ़ा इसकी डायरेक्शन है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको नेगेटिव साइन लिया मैंने, कंसिडर किया, इजंट इट। तो ये बना आपके पास। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो योर क्वेश्चन इज़, डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन है ये। तो आपके पास मान लो ये सिचुएशन इस तरह से है, ठीक है, ये कोई रिजिड स्पोर्ट है। तो अब इसमें क्या किया है हमने, इस एंड से हमने कोई मास को सस्पेंड किया है, ठीक है, मास इज बीइंग सस्पेंडेड हियर, मास की वैल्यू है 10 kg, हियर इज 10 kg। सो ये बन गया आपके पास 10 kg।
और यहाँ से एक और थ्रेड लगा, स्ट्रिंग लगा यहाँ पे, ये T2 है, ठीक है। और यहाँ पे ये बना आपके पास T1 और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। योर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। ये है आपके पास कोई स्ट्रिंग है, यूँ करके स्ट्रिंग आपका रिजिड सपोर्ट के साथ लगा है, यहाँ पे ये एंगल बना रहा 30 डिग्री, और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग है, इसको इसने खींचा इधर को, और ये तो नीचे के आपका जो वेट है, वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू तो हमेशा ही नीचे की तरफ जाएगी। W इज इक्वल टू M इंटू जी। M की वैल्यू 10, G की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये बन गया 100 है ना, 100। सो ये बन गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 100 न्यूटन के बराबर ये वैल्यू आई। अब देखो इसको कैसे करना हमने, तो हम T1 को रिज़ॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा, T1 को मैं रिज़ॉल्व करूँगा, ये बना, देखिए ज़रा, ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा 30 डिग्री। अगर मैं इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ ऐसे, तो ये अल्टरनेट है ना, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये भी 30 डिग्री होगा। तो बस फिर T1 को आप रिज़ॉल्व कर दो, ये बन जाएगा आपका T1 साइन ऑफ, क्या बनेगा, साइन ऑफ 30 डिग्री। तो इसको मैं रिज़ॉल्व कर रहा हूँ डॉटेड लाइंस की फॉर्म में। ये देखिए ज़रा, मान लो यूँ करके मैं इसको, ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब T1 को मैंने रिज़ॉल्व करना है, तो T1 को रिज़ॉल्व किया तो इधर को लगा दिया मैंने, ये यूँ करके, तो ये क्या बना, ये बना आपका T1 साइन ऑफ 30 डिग्री। ये तो ये जो है किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू भी इतनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, ये बन गया आपके पास T1 साइन ऑफ 30 डिग्री। ये किस चीज़ के बराबर, देखो वेट के बराबर, ये ऊपर वाला यूँ करके और नीचे वाले ने इसको बैलेंस किया है, तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो यहाँ से सीधी हो गई आपके पास। तो ये बन गया आपके पास T1 साइन ऑफ 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 100, ये जो निकाला मैंने mg के बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी 100 है, तो यह है 100, इज़न्ट इट। और यहाँ पे T1 और इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज़ इक्वल टू 100। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, 200, डायरेक्ट यूज़ किया मैंने, 200 न्यूटन। सो T1 इज़ इक्वल टू 200 न्यूटन, इज़न्ट इट। अब इसी तरह से देखिए ज़रा, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो है आपका, ये किस चीज़ के बराबर है, ये है T1 कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है T1 का, ये किस चीज़ के बराबर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आपका सिस्टम है, ये वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट के बराबर है। तो यहाँ से इक्वेशन, एक और इक्वेशन बन गई आपके पास, ये इक्वेशन इज, सो T1 कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, T2 के बराबर। T1 की वैल्यू है, निकालिए, इसको इंसर्ट करिए इसमें। सो इट इज़ 200 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री इज √3/2 इज इक्वल टू T2। देखो सीधे निकल गया। सो ये बन गया 100। सो √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है। तो अगर इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट कम्स आउट टू बी 173.2 न्यूटन। तो ऐसे देखो ज़रा वैल्यू, शॉर्टकट लगाया हमने, जस्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को यूज़ किया, नथिंग एल्स। तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो सभी फोर्सेस का जो सम होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। या एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को आप इंडिविजुअली उनको इक्वेट करिए, एक्स कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ, तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, सो हैव अ नाइस डे।